अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ आवर कोर्स। इस लेक्चर के अंदर वी गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसेस इन वेल्डेड जॉइंट्स, बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। सो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि अगर आपके पास एक फिलेट वेल्ड हो, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड ये है कि आपके पास जो दो आपके पास तीन या दो जितनी भी प्लेट्स हैं वो रखी हुई है और उनके ऊपर आपने वेल्डिंग परफॉर्म की हुई है। यहाँ पे लेट मी गो टू द लेजर पॉइंटर। तो हेयर एंड हेयर, ठीक है, इन दोनों वेल्डिंग जगह पर वेल्डिंग परफॉर्म की हुई है। आप टेंसाइल फोर्सेस के ऊपर लगा रहे हैं, बट क्यों आप फोर्स टेंसाइल लगा रहे हैं, बट वेल्डिंग वेल्ड के ऊपर आपके जो स्ट्रेसेस है वो खाली टेंसाइल नहीं है, देयर विल बी शियर कंपोनेंट्स एज वेल। तो अगर आप, हमने बोला था अगर हम इस वेल्ड को किसी भी प्लेन पे कट करते हैं, तो लेट से ऊपर वाले वेल्ड को हम एक एंगल थीटा, वर्टिकल से एक एंगल थीटा के ऊपर कट कर देते हैं, तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक अलोंग द प्लेन होगा, एक नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो अलोंग द प्लेन वाला शेयर स्ट्रेस कॉज करेगा, नॉर्मल वाला नॉर्मल स्ट्रेस कॉज करेगा। तो हमने कहा कि वी कैन फाइंड आउट द फोर्सेस यूजिंग द सिंपल ट्राइंगल, ठीक है। जो हमारे पास फोर्स के, जो हमारे पास जहाँ पे इस प्लेन के ऊपर जो भी फोर्स का रिएक्शन आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ, और उस रिएक्शन को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एफ एस और एफ एन के। एंड व्हाट वी कैन देन डू, अब हमें अगर स्ट्रेसेस निकालने, वी नीड द एरिया। जो एरिया ये वाला इस प्लेन का जो एरिया बनेगा ना, कि अगर मैं इसकी डेप्थ निकाल लूं, द डेप्थ दैट इज कमिंग अप, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेप्थ। तो ये वाली जो डेप्थ आ रही है, तो मैं एक्चुअली नीचे वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की। तो ये एरिया जो आपका है, इस एरिया का जो बेसिकली द एरिया इज टी टाइम्स वट एवर द डेप्थ इज। तो अगर मुझे टी निकालना है, आई कैन फाइंड आउट टी बाय रिलेटिंग इट टू द हाइट ऑफ द वेल्ड एच, ठीक है। इसको निकालने के लिए भी आई कैन यूज अ सिंपल ट्राइंगल। एच मुझे पता है, हम एक स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड यूज कर रहे हैं, उसमें एंगल 45 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। 45 डिग्री एक एंगल है, दूसरा एंगल थीटा है। वी कैन अप्लाई साइन लॉ टू फाइंड आउट व्हाट इज टी, ये भी हमने पिछली क्लास में किया हुआ था। तो टी को हम एच की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है, आई कैन डिवाइड माय फोर्सेस बाय द एरिया। द एरिया बिकम्स टी टाइम्स एल, टी टाइम्स एल बिकम्स एच एल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। हमने एफ एस को डिवाइड किया ए से तो टॉ हो गया, एफ एन को डिवाइड किया ए से तो सिग्मा आ गया। तो वी डिड दिस इन द लास्ट क्लास, और उसको यूज करते हुए इन द लास्ट क्लास वी सेड कि हम बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस निकाल सकते हैं और हम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस की क्वांटिटी जो है, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। तो जैसे जिससे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस भी चेंज होगा। तो वी प्लॉटेड इट बुक के अंदर डायरेक्टली, एक थीटा के अगेंस्ट बोला हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बट हमने बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस को थीटा के अगेंस्ट प्लॉट करके देख लिया कि इट इज एक्चुअली ट्रू कि समवेयर अराउंड 62 डिग्रीज, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा, बट समवेयर अराउंड 62 डिग्रीज हमारे पास पीक आ रही है। बुक के अंदर ये पीक स्टेटेड है एट थीटा इक्वल्स टू 62.5। तो अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 62.5 प्लग इन कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो वी फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस इन द सिस्टम, एंड दैट अकर्स एट 62.5 डिग्री। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस की जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम काम इसके साथ भी हो सकता है। अगर मैं इसका मैक्सिमा निकाल लूं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा के लिए सॉल्व कर लूं, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दैट थीटा इक्वल्स टू 67.5 डिग्रीज पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए आई कैन एक्चुअली चेक वेदर माय सिस्टम इज गोइंग इनटू प्लास्टिसिटी और नॉट। बट हमने इसके बाद एक बात की थी पिछली क्लास में, कहा था कि एक्सपेरिमेंट्स एंड डिटेल्ड कंप्यूटेशन सिमुलेशंस शो कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इन द प्लेन्स, जो भी आपके पास प्लेन आ रही है, हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल प्लेन होती है जिसको हम कहते हैं थ्रोट प्लेन। थ्रोट इज बेसिकली, अगर आपके पास ये फिलेट वेल्ड है, थ्रोट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस है। तो ये अगर मैं 90 डिग्रीज पे देख लूं, तो दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 45 डिग्रीज, तो दिस इज नोन एज द थ्रोट, ठीक है। जो थ्रोट का आपके पास अगर मैं इसको अपना पूरा वेल्ड की डायमेंशन ले लूं, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मी, जिसको थ्रोट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो थ्रोट एरिया के ऊपर उन्होंने स्ट्रेसेस निकाल के देखे, उन्होंने कहा कि द स्ट्रेसेस आर नॉट यूनिफॉर्म इन द एंटायर एरिया, ठीक है। पूरे अलोंग द अगर आप एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हो तो स्ट्रेसेस आर नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, विच मीन्स कि हमने जो मॉडल्स बनाए दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, और there are some stress concentrations also occurring as I get close to my points, like end points. So अगर मैं point end point के ऊपर आता हूँ, let's say point B के ऊपर if I come, तो point B के ऊपर stresses एकदम से suddenly jump करते हैं, ठीक है। इसमें भी point B के पास जैसे मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास stresses चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला वो केस है जब मैं एजेस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो ए बी और बी सी, ठीक है, इनके अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ। ये वाला वो केस है जिसमें मैं अपने थ्रोट के अलॉन्ग वेरिएशन को स्टडी कर रहा हूँ। तो सिंस देयर आर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो हमने कंजर्वेटिव सा एक बिल्कुल वो बनाया है, एक लो स्ट्रेसेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म, वो दे आर नॉट एग्जैक्टली वेरी एक्यूरेट। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ये सिंपल सा काम कर सकते हैं कि हम लोग आप अपने फिलेट वेल्ड का हम थ्रोट एज्यूम करें और थ्रोट के ऊपर अपनी पूरी फोर्स को शेयर में अप्लाई करते हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी जस्ट डिड। पहले हमने ये कहा था कि हम अगर अपना वेल्ड है इसको किसी भी एंगल थीटा के ऊपर कट करेंगे तो हमारे पास एक शेयर का कंपोनेंट आएगा फोर्स का, एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पूरी की पूरी फोर्स शेयर में एक्ट कर रही है और हम इसको थ्रोट एरिया को ले रहे हैं विच इज एक्चुअली दिस इज एट 45 डिग्रीज फ्रॉम हियर, सही। इसकी वजह से क्या होता है, नाउ दिस टी बिकम्स, अगर ये मेरे पास h है देन टी बिकम्स h cos 45 and the area becomes TL which becomes HL cos 45, ठीक है। तो अगर मैं f को डिवाइड कर दूं HL cos 45 से तो आई गेट tau equals to 1.414 f upon HL। तो cos 45 is 0.707, ऊपर चला गया 1.414 बन गया। Compare this to the maximum shear stress that we got before। पहले हमने जो maximum shear stress निकाला था that was 1.207 F upon HL। तो what we are saying at this entire slide कि हमने एक approximation की है, हमने एक मॉडल के साथ ये किया कि हमने मॉडल को इनफैक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम FS और FN में भी नहीं ब्रेक कर रहे, हम पूरी की पूरी फोर्स को शेयर में एज्यूम कर रहे हैं। इससे हमें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, यानी कि स्ट्रेसेस ज्यादा प्रेडिक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज बेटर फॉर अस टू यूज, क्योंकि हमारे मॉडल में हमें पता है कि इनएक्यूरेसीज हैं। जब भी हमें शेयर स्ट्रेस जो चेक करना होगा मॉडल के किसी भी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला व्हिच इज 9-3। दिस इज मोर कंजर्वेटिव कंपेयर टू द डिटेल्ड फॉर्मूला वी डिराइव्ड अर्लियर, सही। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आज हमने जो नया काम करना है, हमने ये करना है कि अगर आपके पास पैरेलल फिलेमेंट हो तो विच मीन्स कि आपके पास दो आपका प्लेट्स हैं, उनके बीच में आपने पैरेलल उनके जो है ना एक तीसरी शीट अटैच कर दी है। अब इनको आपने वेल्ड किया, सेम तरीके से आपने फिलेट वेल्ड कर दिया। फिलेट वेल्ड में वही एंगल्स है 45-45। अब इस केस में अगर मैं अपना शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी वेल्ड है मेरा उसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं लेट्स अज्यूम कि मैं अपने वेल्ड को इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मेरे पास कोई ना कोई थ्रोट का एरिया है और मेरे पास जो भी थ्रोट का एरिया आ रहा है, इस थ्रोट के एरिया पे आई एम अज्यूमिंग माई एंटायर फोर्स टू एक्ट ऑन दिस एरिया। तो ये मेरा थ्रोट का एरिया है। थ्रोट का एरिया अगर मैं रेक्टेंगल बना के देखूंगा तो मेरे पास थ्रोट की हाइट इज टी और लेंथ जो है आपके पास एल है, जो वेल्डिंग की लेंथ है, ठीक है। this t is not this h, ठीक है। t is actually equal to h cos 45। तो जो फॉर्मूला पिछली स्लाइड में वैलिड था ना कि f डिवाइडेड बाय h l cos 45, वो सेम चीज पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो अभी हमने अभी तक जो हमने काम किया ना, हमने इस अभी तक सारा जो काम किया उन्होंने ये किया है कि हमने पहले बट वेल्ड्स को देखा, बट जॉइंट्स को देखा। उसमें हमने कहा कि अगर आपके पास सिंपल टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं तो क्या स्ट्रेसेस होंगे। फिर अगर बट जॉइंट के ऊपर शेयर फोर्सेस लग रही हैं तो क्या आपके पास स्ट्रेसेस होंगे। देन वी सेट कि अगर आपके पास फिलेट वेल्ड्स हैं तो अगर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है उस केस में क्या आपके पास स्ट्रेसेस होंगे। हमने टेंसाइल फोर्सेस के अंडर इसको स्टडी किया। फिर हमने इसको स्टडी किया एक पैरेलल फिलेट वेल्ड को अंडर टेंसाइल लोडिंग। तो हम अगेन वी जस्ट टॉक्ड अबाउट टेंसाइल लोडिंग, ठीक है। अभी तक हमने दूसरी लोडिंग की बात।
व्हाट वी नाउ नीड टू डू इज वी नाउ नीड टू सी कि अगर सेम वेल्ड के ऊपर मैं इस वाले फॉर एग्जाम्पल केस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर्स फोर्स अप्लाई कर दूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो इन दिस केस मेरे स्ट्रेसेस किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, वी नीड टू फाइंड दिस आउट। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंसीडर व्हाट वी कॉल आवर फिलेट वेल्ड एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस थिंग इन टॉर्जन। सही, अब ये 2D प्रोजेक्शन बनी हुई है स्लाइड में, 9-12 2D प्रोजेक्शन है, सेम 9-11 की। ठीक है, तो ज्योमेट्री इज सेम, हम इसको सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हैं, हम इसको फ्रंट साइड से विजुलाइज कर रहे हैं, इस साइड से। ठीक है, तो इस साइड से हम विजुलाइज करेंगे तो हमें जो ये वाले क्रॉस सेक्शन ये नजर नहीं आ रहे, हम सिर्फ फ्रंट से देख रहे हैं, तो हमें वेल्डिंग के सिर्फ ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, विच आर दिस। ठीक है, होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अब ये चीज टॉर्जन में क्यों है, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। हम इसको कह रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, विच वी अंडरस्टैंड नॉर्मली हम इसको बेंडिंग कंसिडर कर रहे होते हैं, बट हम इसको वेल्ड्स को टॉर्जन में क्यों अज्यूम कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझना है। एक्चुअली क्या हो रहा है, आपकी जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट तो बेंडिंग में जा रही है, जब फोर्स अप्लाई होगी द प्लेट इज गोइंग इन बेंडिंग। जैसे ही आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे मूव करेगा, आपकी प्लेट बेंडिंग में जा रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके फिलेट वेल्ड के साथ क्या हो रहा है। ट्विस्ट किसी भी बार में कब प्रोड्यूस होता है, जब आप अगर इसके एज के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे ना इस तरीके से, तो उसके अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब क्या सेम काम हमारे फिलेट वेल्ड में हो रहा है? तो अगर मैं अपने फिलेट वेल्ड को देखूं, तो मेरा फिलेट वेल्ड जो है वो एक एंड से एक प्लेट के साथ फिक्स्ड है, और जो उसका दूसरा एंड है यानी ये वाला एंड, इस एंड में आपकी प्लेट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो अगर मैं इसको पिछली वाली स्लाइड में जाकर ड्रॉ करूं ना, तो जब ये प्लेट डाउनवर्ड मूव करेगी तो आपका जो फिलेट वेल्ड है वो इस डायरेक्शन में ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपके फिलेट वेल्ड का टॉप पार्ट नीचे मूव करेगा, बॉटम पार्ट जो है वो दो प्लेट जो है आपकी उनमें से किसी एक प्लेट के साथ फिक्स्ड है। तो वन प्लेन इज फिक्स्ड, द अदर प्लेन इज ट्राइंग टू मूव, योर वेल्ड इज गोइंग टू गो इन टॉर्जन। ठीक है, आपका वेल्ड जो है वो टॉर्जन में जाने की कोशिश करेगा। हम अपने वेल्ड्स को बेंडिंग में भी स्टडी करेंगे, बट वी फर्स्ट नीड टू स्टडी आवर वेल्ड्स अंडर टॉर्जन। ठीक है, उसके बाद हम बेंडिंग के ऊपर आए। अब अगर यहाँ पे इसको इस तरीके से एक और चीज देखें कि अगर आपके पास एक फोर्स एफ अप्लाई हो रही है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, फोर्स एफ अप्लाई हो रही है और ये पूरा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो व्हाट रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन इन दिस सिस्टम। आपको क्या क्या रिएक्शंस चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। आपको एक काम तो ये करना है कि आपको इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इसको हम V कह रहे हैं, आपकी शेयर फोर्स है। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से एक मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा। उस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको एक मोमेंट रिएक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज हम उसमें बीम्स में भी करते हैं। अगर हम इसको सिंपल बीम के तौर पे देखें, तो अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करूं तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक मेरे पास रिएक्शन फोर्स आ रही है, और इस फोर्स का इस पॉइंट पे जो मोमेंट बन रहा होगा उस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्शन मोमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो सेम थिंग इज वैलिड है। आपके पास एक फोर्स आ रही है, शेयर फोर्स। ये शेयर फोर्स जो है ये आपकी पूरी वेल्डिंग के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखिए इस प्लेट को क्या चीज सपोर्ट कर रही है, जो आपकी प्लेट है, बीच वाली जो प्लेट है आपकी, दिस प्लेट हेयर, इस प्लेट को सपोर्ट जो चीज कर रही है ना, इट इज दीज वेल्ड्स ओनली, सिर्फ वेल्डिंग सपोर्ट कर रहा है। ये प्लेट पीछे से नहीं जुड़ी हुई। तो जितनी ये फोर्स है, इस फोर्स का जितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो आपके वेल्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर इस फोर्स में किसी न किसी किस्म का की वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर कोई मोमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो मोमेंट रिएक्शन भी किधर प्रोड्यूस होगा, वो मोमेंट रिएक्शन भी आपके वेल्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। सही है, तो अभी हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि आपकी वेल्ड की क्या शेप है। अब देखें यहाँ पे दो डिफरेंट वेल्डिंग के पार्ट्स हैं, एक वेल्ड यहाँ पे हुआ, एक वेल्ड यहाँ पे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वेल्ड यहाँ और यहाँ पे भी वेल्डिंग होगी। कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई ऐसी जॉइंट्स हो जहाँ पे
ऑल अराउंड वेल्डिंग होगी। हमने ऑल अराउंड सिंबल भी पढ़ा था ना, हो सकता है ऑल अराउंड वेल्डिंग होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आपकी वेल्ड की शेप चेंज हो सकती है, बट आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो आपके रिएक्शंस आ रहे हैं वो रिएक्शंस आपके एक शेयर फोर्स का रिएक्शन आ रहा है और एक मोमेंट का रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। दोनों जो है आपके सिस्टम के अंदर shear स्ट्रेस प्रोड्यूस करें। जो shear फोर्स है दैट इज गोइंग टू कॉज अ shear stress which is going to be shear force का जो स्ट्रेस होता है that is going to be simply force upon area। तो अगर मेरे पास कोई भी वेल्ड है, if I have any weld, ठीक है, मेरे पास मैं सिंपल सा फिलेट वेल्ड बना देता हूँ इधर। मेरा कोई भी वेल्ड है और मुझे इसका shear फोर्स के अंडर स्ट्रेस निकालना है, तो आई नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि इसका थ्रोट एरिया कितना है, ठीक है। अगर मुझे थ्रोट एरिया पता है और इसकी शेयर फोर्स पता है तो आई जस्ट नीड टू डिवाइड द शेयर फोर्स बाय द शेयर बाय द थ्रोट एरिया। जो भी थ्रोट एरिया बन रहा है उसको उससे हम डिवाइड करा देंगे शेयर फोर्स को, तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। इस स्ट्रेस को हम कहते हैं प्राइमरी शेयर, बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ शेयर फोर्स, तो दिस इज नोन एज अ प्राइमरी शेयर। एक और आपके पास शेयर आएगा विच विल बी ड्यू टू द मोमेंट रिएक्शन। अब मोमेंट रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको मोमेंट कह रहे हैं, बट इन रियलिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्जन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो अबाउट द एक्सिस होता है, तो अगर ये है तो टॉर्क इज अबाउट द एक्सिस ऑफ द ज्योमेट्री, क्रॉस सेक्शन के एक्सिस के अबाउट। तो अब अगर मैं इस फिलेट को टॉर्जन में लाना चाह रहा हूं तो मेरा जो एक्सिस बन रहा है ना विच इज दिस एक्सिस है, अगर मैं इस थर्ड डायमेंशन को ड्रॉ करूं तो लेट्स से कि दिस इज 2 एक्सिस और तीसरा एक्सिस मेरे पास ये है, तो मेरे पास जो टॉर्क का रिएक्शन आ रहा है दैट इज अबाउट दिस एक्सिस है। एंड इट मेक सेंस क्योंकि आपके पास ये फोर्स है, ये फोर्स सिस्टम को इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रही है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने, और ये भी जो फोर्स है ये थर्ड एक्सिस के अबाउट ही है ना, जिसका मूवमेंट जो बनेगा इस फोर्स का थर्ड एक्सिस के अबाउट, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दिया विच इज द टॉर्क रिएक्शन या मोमेंट रिएक्शन बेंडिंग केस में जो। बट दिस रिएक्शन फॉर द फिलेट वेल्ड इज गोइंग टू कॉज टॉर्जन इन द सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इसका ये क्रॉस सेक्शन है फिलेट का, थ्रोट क्रॉस सेक्शन कह लें इसको, ठीक है, और उसके एक्सिस जो है उस क्रॉस सेक्शन का, जो इसके एनालॉजी यहाँ पे ये वाले एक्सिस की है, तो दिस एक्सिस इज दिस एक्सिस है, इसके अबाउट एक टॉर्क लग रहा है, तो उसके अबाउट एक टॉर्क लग रहा है, दिस टॉर्क कॉजेज अ ट्विस्ट, दिस टॉर्क इज गोइंग टू कॉज अ ट्विस्ट इन द वेल्ड हियर एज वेल, सही है। तो इसको मैंने इसको मैं अगर अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से सही से ड्रॉ करूंगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा बेहतर ड्रॉ करना चाहिए था इसको, सही नहीं, मैंने जेनेरिक ड्रॉ किया था, इट इज नॉट वैलिड फॉर दिस। तो मेरे पास जो टॉर्क आ रहा है एक्चुअली वो इस तरीके से आ रहा है, तो ये ज्योमेट्री इज गोइंग टू ट्विस्ट अबाउट दिस एक्सिस, जो आपका पास ये वाला एक्सिस आ रहा है ना इसके अबाउट ट्विस्ट करेगी, तो आपकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि ये वाला साइड नीचे की तरफ ट्विस्ट करेगी और ये वाली साइड ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेगी, तो आपका वेल्ड कोशिश करेगा कि इस इन डायरेक्शंस में ट्विस्ट हो, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को कि अगर मेरे पास टॉर्क गिवन हो और मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू टीसी अपॉन जे मैक्सिमम के लिए होता है, अगर किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए हो तो मैं टी आर अपॉन जे कर सकता हूँ, सही है। तो अब बात क्या है, द पॉइंट इज कि आपके पास वेल्डिंग की ना डिफरेंट, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस सिस्टम की जो वेल्ड है दिस इज द वेल्ड, इस वेल्डिंग का कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है, उस ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर आपके पास फोर्स वी भी लग रही है, उसी ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर आपके पास एम भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये एम जो है ये पूरे वेल्ड के ऊपर वैलिड है, उसको मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर बना दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इनमें से किसी भी पॉइंट का तो शेयर स्ट्रेस चाहिए होगा ना ड्यू टू द मोमेंट, तो मुझे उस पॉइंट का डिस्टेंस आर निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए और मैं ए के ऊपर टॉ निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस चाहिए होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट माय शेयर स्ट्रेस एट ए, और मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस ड्यू टू द मोमेंट डिफरेंट हो सकता है बिकॉज आर कैन बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, सही।
Primary shear is going to be the same throughout because V is equally being handled by the entire joint. ठीक है, बट जो सेकेंडरी शेयर है ड्यू टू द मोमेंट दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर. तो आपके वेल्ड की ज्योमेट्री का जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर है जो कि उसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से लेके जहां तक आप जहां पे आप स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस आर है दैट प्लेज अ रोल कि स्ट्रेस की क्या वैल्यू. तो व्हाट वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास अगर मल्टीपल वेल्ड्स की साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर भी वेल्डिंग हुई भी है, इधर भी वेल्डिंग हुई भी हो सकता है इधर भी वेल्डिंग हुई भी हो, तो आपके पास जो भी पॉइंट्स निकल के आ रहे होंगे हर पॉइंट के ऊपर मुझे सेकेंडरी शेयर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे पास दो शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट है. एक हमारे पास फोर्स रिएक्शन से आ रहा है विच इज वी, और फोर्स रिएक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बिकॉज आपका समेशन एफ वाई नीड्स टू बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस. समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो का मतलब है एफ इक्वल टू वी आ जाए. सही. तो दिस इज इक्वल टू द फोर्स. तो एफ अपॉन ए से आपके पास प्राइमरी शेयर आ गया. मोमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं ओ के जो सेंटर के अबाउट मोमेंट निकाल रहा हूं तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ. तो आपके पास यहाँ पे कोई डिस्टेंस होगा, आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा उसमें ये डिस्टेंस जाहिर स्पेसिफाइड होगा. दिस डिस्टेंस प्लस दिस एडिशनल डिस्टेंस यानी ओ से लेके एफ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन लेट्स कॉल दिस एल नॉट. तो एफ टाइम्स एल नॉट इज गोइंग टू गिव मी एम. एम आपको निकालना पड़ेगा. जब एम आ गया आपको जिस भी पॉइंट पे सेकेंडरी शेयर चाहिए उस पॉइंट का आपको रेडियस चाहिए होगा आर एंड देन विल बी एबल टू फाइंड दैट आउट. आपको एक और चीज भी चाहिए विच इज जे. सही. जे क्या चीज है? जे इज द सेकेंड पोलर बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस एंटायर वेल्ड ज्योमेट्री. तो वेल्ड की जो भी ज्योमेट्री है उसका पोलर मोमेंट ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा. ए इज द थ्रोट एरिया ऑफ द एंटायर वेल्ड. अगर ये दो पार्ट्स हैं तो दोनों का थ्रोट एरिया को ऐड किया वाला. अगर मैं पास तीन तरफ वेल्डिंग हुई होती तो तीनों के थ्रोट एरिया को मुझे ऐड करना पड़ता. सही है. तो इसको वी वोंट एक्चुअली नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स आवरसेल्फ. ये सारी चीजें ना हमें एक टेबल से मिल जाएंगी विच इज एक्चुअली दिस टेबल हियर. अब इस टेबल में देखें क्या है. आपके पास जिस भी टाइप की वेल्डिंग है, तो जो हमने अभी ये वाला केस कंसिडर किया ना पीछे वाला, इसमें एक बार है उसकी दोनों तरफ वेल्डिंग हुई, दैट इज दिस सेकंड केस हियर. ठीक है. दो पैरेलल जो है ना आपके पास वेल्ड्स हुए हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, दैट्स वन केस. एक केस ये है कि आपके पास सिर्फ एक साइड पे वेल्डिंग हुई. एक केस ये है कि आपके पास एल शेप में वेल्डिंग हुई. इसी तरीके से आपके पास एक केस बन सकता है कि आपके पास यू शेप में वेल्डिंग हुई. ठीक है. ऑल अराउंड वेल्डिंग हो सकती है रेक्टेंगल की शेप में, ऑल अराउंड वेल्डिंग हो सकती है सर्कल की शेप में. ऑल ऑफ दिस विल हैव सम कंबाइंड थ्रोट एरिया. all of them will have some combined polar moment of inertia, your polar sector, polar moment of area, and all of these are going to have a location of the centroid. ठीक है. तीन चीजें होती हैं हर आपके पास वेल्ड ज्योमेट्री की. उसका टोटल थ्रोट एरिया, उसका पोलर मोमेंट ऑफ एरिया और उसका सेंट्रॉइड की लोकेशन क्या है. तो वो सारी चीजें इन टेबल्स में अवेलेबल. तो अगर हम अपना ये वाला केस देखें जो हमने देखा था, हमारे पास दो वेल्ड्स थे. ठीक है. वेल्ड की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं है. वेल्ड की डायमेंशन हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? वेल्ड का साइज हम स्पेसिफाई करते हैं उसका जो भी फिलेट वेल्ड है उसके एक एच की हाइट से. ठीक है. तो अगर मैं किसी ज्योमेट्री के ऊपर एक एरो बना के, सॉरी आई मेड द एरो ऑन द रॉन्ग साइड. तो अगर मैं एक ज्योमेट्री के ऊपर एरो बना के if I write this thing, इसका मतलब है कि this distance is 5. सही. this is h. ठीक है. तो h इधर शोन नहीं है, h फॉर्मूले में यूज हुआ है तो डोंट कंफ्यूज. जो टोटल लेंथ है वो d है. सेकंड केस में जो गैप है इनके बीच में वो b है. b और d आपको पता है. आपको h आपके जो हाइट है आपके फिलेट वेल्ड की वो पता है, आप एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है. आप को सेंटर निकालना है. रेफरेंस उन्होंने इस पॉइंट को लिया हुआ है. इस पॉइंट के रेफरेंस से अगर आप सेंटर निकालना चाह रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा वो
बी का हाफ पे उसकी हाइट होगी और बी के हाफ पे उसकी एक्स पोजिशन होगी। तो एक्स पोजिशन इज बी बाई टू और वाई पोजिशन इज डी/2। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस। अगर मुझे इस केस में जे चाहिए था, जे के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव नॉर्मलाइज्ड आवर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया विद एच। एच को हमने एच के बगैर निकाल लिया बिकॉज जे जो होगा वो एच का फंक्शन होगा। तो व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव फाउंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ जे फॉर टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, जे यू जो है ना ये यूनिट थ्रोट लेंथ के लिए, इसमें थ्रोट लेंथ तो हमने 1 ले लिया। अगर थ्रोट लेंथ 1 है उस केस में मेरा जे क्या आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर मेरे पास ये निकल के आ गया तो वी कैन फाइंड आउट जे फॉर एनी लेंथ by multiplying it with the true t। तो t की क्या वैल्यू होती है? t की वैल्यू होती है 0.707 h यानी h cos 45। h cos 45 से मैं ju को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट माई j विच इज रिटन हियर। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है j। तो इस टेबल से आपको सारी वो क्वांटिटीज आपके वेल्ड के लिए पता चल जाएंगी जिनको यूज करके वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि हमारा shear स्ट्रेस कितना आ रहा है ड्यू टू अ टॉर्जनल लोडिंग ऑफ आवर फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो जो सा भी केस होगा उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको एरिया निकालना होगा, उसकी सेंट्रॉइड की लोकेशन निकालनी होगी और उसका जे निकालना होगा। तो फॉर एनी केस, और जाहिर है हमारे पास 6 केसेस हैं तो वी विल नॉट आस्क यू समथिंग आउटसाइड ऑफ दिस 6 केसेस। इन 6 केसेस के अंदर ही बात हो। ठीक है, तो वट एवर केस वी हैव उस केस को हम अपनी यहाँ से लोकेट करेंगे, उसका ए निकालेंगे, उसके सेंट्रॉइड की लोकेशन निकालेंगे और उसका जे निकालेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। एक एग्जांपल देखें आप। इस एग्जांपल में उन्होंने क्या किया हुआ है? उन एग्जांपल में उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास एक चैनल है। चैनल इज बेसिकली जो बॉटम राइट पे ज्योमेट्री शो है, दिस इज नोन एज अ चैनल। तो इसको उल्टा करके रखा हुआ है विच इज दिस शेप है। तो यहाँ पे मैंने बुक में 3D इसकी नहीं बनाई हुई थी, मैंने एक रफ सा स्कीमेटिक यहाँ पे स्केच आउट कर दिया जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि ज्योमेट्री किस तरह की है। ठीक है, तो एक चैनल है, उसके ऊपर आपने 2 प्लेट्स को वेल्ड किया हुआ है। तो दीज 2 प्लेट्स, इनकी शेप इस तरह की है और साइड व्यू देखें तो ये 2 प्लेट्स हैं चैनल की दोनों तरफ लगी हुई है। इनको हमने वेल्ड किया हुआ है। वेल्डिंग किधर हुई हुई है? वेल्डिंग आपके पास इस पूरी लेंथ के क्रॉस हुई हुई है। तो ये जो क्रॉस, ये इस पूरी लेंथ के क्रॉस वेल्डिंग हुई हुई है। सही। और तो दिस, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6। तो ये जो वाली वेल्डिंग है दिस इज शोइंग दिस हॉरिजॉन्टल वेल्ड हेयर। ठीक है, और हमें उन्होंने क्या बताया हुआ है? उन्होंने हमें यहाँ पे एक और वेल्डिंग बताई हुई है। एरो के दोनों तरफ वेल्ड हुआ हुआ है। इसका मतलब है पार्ट जो आपका है, दिस पार्ट जो आपके पास ये वाली प्लेट ऊपर से लगी हुई है, इस प्लेट के दोनों साइड के ऊपर वेल्डिंग की बात हो रही है बिकॉज आपके उन्होंने ट्राइंगल दोनों तरफ ड्रॉ किए हैं। एरो साइड पे ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब है ये साइड है। एरो के ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब है ये वाली साइड। इसकी हाइट भी 6 है। तो एच इज 6 फॉर ऑल 3 वेल्ड्स। 3 तरफ वेल्डिंग हुई भी है। तो हम वेल्डिंग की जो शेप बन रही है इट इज दिस शेप हेयर। सही है। हमारे पास ये जो 2 प्लेट्स हैं इनके बीच से एक सर्कुलर रॉड पास हो रही है विच इज दिस रॉड, और दिस रॉड इज सपोर्टिंग अ लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज अवर सिस्टम। ये दो छोटी तस्वीरें साइड में बनी हुई है, ये बुक में नहीं है। तो ये इफ यू लुक एट द बुक you'll फाइंड दीज 2 पिक्चर्स। तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ कर लिया। तो होपफुली अच्छा, ये मैंने एक तरफ ड्रॉ किया, द सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस साइड एज वेल। ठीक है, दोनों तरफ काम हो रहा है। ठीक है, तो सेम टाइप के वेल्ड जो है ये यू शेप का वेल्ड दोनों तरफ वेल्ड है। ठीक, इसके अलावा हमें क्या पता है? उन्होंने हमें सारी डायमेंशंस बता दी हैं। उन्होंने बता दिया कि एक्चुअल चैनल की जो विड्थ है दैट इज 200। ये उन्होंने बताया है कि आपके पास चैनल है, चैनल की ये शेप होती है, तो 200 mm विड्थ का एक चैनल है। सही। उन्होंने हमें अपनी प्लेट की डायमेंशंस बता दी। हमारी प्लेट की क्या डायमेंशंस है? हमारी प्लेट की जो विड्थ है दैट इज 190 mm। आपके पास जो चैनल की हाइट है दैट इज 56 mm।
और दिस पार्ट अबव द चैनल जो आपके सेंटर ऑफ द रॉड तक जा रहा है, दिस इज 100 mm, सही है। अब हमें ये सब कुछ पता है। अब हमें करना क्या है, हमें इस सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है, ठीक। तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालने के लिए पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास सिस्टम में shear फोर्स कितनी है और मोमेंट कितना है। तो हमारे पास अगेन आपके पास समेशन, इस केस में समेशन एफ एक्स को जीरो करने के लिए 25 किलो न्यूटन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रही है वी, और 25 किलो न्यूटन का सेंटर ऑफ द वेल्ड, जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द वेल्ड है ओ, उसके अबाउट जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक मोमेंट रिएक्शन भी है एम, सही। अब इस ओ की क्या लोकेशन है, इसमें उन्होंने एक्चुअली हमें कुछ बातें बता दी। दे हैव एक्चुअली लोकेटेड ओ हियर। उन्होंने हमें फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 100 एंड दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 110.4 देन दिस डिस्टेंस इज 10.4। लेकिन ये आया कैसे, ये आया उसी टेबल से जो हमने पहले टेबल देखा था ना। तो हमारे पास जो भी टेबल है इसमें हमारा जो केस है वो केस नंबर 4 वैलिड है। हमारे पास जो यू शेप वाला केस है, इस केस 4 के अंदर हमें एरिया निकालना है। क्या हमें अपना बी और डी पता है? हमारे पास बी कितने है, बी इज 56, ठीक है। डी कितने, डी इज 190, सही है। डी कौन सी डायमेंशन होती है, डी डायमेंशन होती है आपके पास ये वाली, जो कि सिंगल साइड जो है ना उस साइड की जो डायमेंशन होती है, और बी इज द अदर, जो दो साइड्स में चल रहा है यू की, उसकी दैट इज बी। तो बी इज 56, डी इज 190, तो आप ए निकाल सकते हैं। सही है, ए निकालने, बी और डी प्लग इन करना है। आपने लोकेट कराना है एक्स और वाई को। वाई जो है वो सेंटर में होगा, डी बाई 2 पे है वाई, तो वाई इज नॉट डिफिकल्ट। तो जो आपका डी है 190, तो जो उसका सेंटर बनेगा किसी एच से वो 95 के ऊपर बन जाएगा। एक्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स आपका जो कि हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस है हमारा, ये वाला सरफेस, इससे कितना नीचे है दैट इज गिवन हेयर। तो ये जो एक्स का डिस्टेंस मेजर हो रहा है दैट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम दिस साइड, हमारे केस में फ्रॉम द टॉप सरफेस। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिर्फ बी और डी को प्लग इन करना है। बी और डी को प्लग इन करें, आपके पास एक्स निकल के आ जाएगा। एक्स हमारे पास आ रहा है 10.38 mm, बुक के सोल्यूशन में उसको 10.4 mm कंसीडर किया हुआ है। वी विल कंटिन्यू यूजिंग दैट। यूनिट थ्रोट थिकनेस के लिए हमारे पास जो पोलर मोमेंट ऑफ एरिया निकल के आ रहा है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें डाल दी है, मुझे बी और डी डालना है। मैंने बी और डी इस फॉर्मूले में डाला, मेरे पास जे यू निकल के आ गया। जे यू को मैं जे में कैसे कन्वर्ट करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूं 0.707 एच के साथ। फॉर्मूला एवरीथिंग इज गिवन। तो अभी हम कुछ आए नहीं, अभी विल ट्राई टू डू दिस। अब एरिया में पता चल गया, shear force has to be equal to the force on one side। हम एक साइड की जब बात करेंगे कि 50 किलो न्यूटन है, तो दोनों साइड पे अगर बराबर डिवाइड हो रहा है तो एक साइड के ऊपर 25 किलो न्यूटन है। तो एक साइड पे आपके पास जो shear फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट इज गोइंग टू बी 25 किलो न्यूटन, क्योंकि दो साइड है ना, तो यू हैव टू कंसीडर दिस। एक साइड के ऊपर 25 किलो न्यूटन है, 25 किलो न्यूटन को यू कैन डिवाइड बाय द एरिया दैट यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड, आपके पास प्राइमरी शेयर निकल के आ जाएगा। We still need to talk about secondary shear stress, but we're going to do that in the third lecture for this Monday question answer session, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच द थर्ड लेक्चर एज वेल, जिसके अंदर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप विद दिस लेक्चर। Please watch the next one as well and prepare your questions for Monday's class. Thank you.